बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 7 फ्लूइड डायनामिक्स को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज हमारा जो नॉलेज है 7.4 है। इसमें हमने सेकंड इक्वेशन फॉर द फ्लूइड मोशन डिस्कस करना है और इसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में है और इसमें जो हमने एसएलओज कवर करना है वो 3 एसएलओज हैं, लेकिन आज के दिन हमारा फोकस जो है वो पहले एसएलओ पे होगा। इसलिए मैं पहले एसएलओ की जो स्टेटमेंट है उसको यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें करना क्या है, एक्सप्लेन एंड अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन। हमने बर्नौलीज इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है और अप्लाई करना है फॉर अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लूइड फ्लो। ये हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम है और वर्टिकल पाइप सिस्टम है, इन दोनों के अंदर हमने बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करना है। लेकिन पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक वेरिंग हाइट वाले पाइप के अंदर हम बर्नौलीज इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे। तो बर्नौली बेसिकली एक साइंटिस्ट था, स्विस मैथमेटिशियन था। स्विस मैथमेटिशियन ने ये रिलेशन ड्राइव किया था, बर्नौलीज रिलेशन जिसे आप कहते हो, और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस करता है। इस पे बेस करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस करता है। अच्छा, ये एक ऐसा रिलेशन है जो 3 पैरामीटर्स को आपस में रिलेट करता है। फ्लूइड के 3 पैरामीटर्स, एक स्पीड है, एक हाइट है और एक हमारे पास यहां पे प्रेशर है। तो प्रेशर, स्पीड और हाइट को रिलेट करने वाली जो हमारी इक्वेशन है वो बर्नौलीज इक्वेशन है। जबकि इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया जो 2 पैरामीटर को रिलेट कर रहा था, फ्लूइड की स्पीड और पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया को। तो यहां पे 3 पैरामीटर हैं। तो इन तीनों पैरामीटर्स का अभी हम रिलेशन बनाएंगे और फिर फाइनली उस इक्वेशन से कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि वो इक्वेशन हमें क्या जाहिर कर रही है। तो इस इक्वेशन में डेरिवेशन के लिए अज्यूम करें हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और वेरिंग हाइट वाला पाइप है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वेरी कर रहा है और उसकी हाइट भी वेरी कर रही है। और एक लॉन्ग पाइप है, मैं उसका एक फाइनाइट पार्ट यहां पे शो कर रहा हूं, यानी इस पाइप के पीछे भी हमारे पास पाइप है और इससे आगे भी पाइप है और इस पूरे होल पाइप के अंदर फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन जो पाइप होगा वो एक स्मॉल सेक्शन होगा जिसकी फिगर आपको नजर आ रही है। और इसकी हाइट को अगर आप देखें तो मैं 2 पॉइंट यहां पे मार्क कर लेता हूं। एक हमारा ये पॉइंट 1 कर लें, यहां पे इसको पॉइंट 1 कह लेते हैं और यहां पे हम पॉइंट 2 कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने चीजों को लिंक करना है। तो अज्यूम करें कि पॉइंट 1 के ऊपर जो पाइप की हाइट है वो h1 है और पॉइंट 2 पे हाइट की वैल्यू h2 है। अच्छा, ये हाइट हम सेंटर से लेते हैं, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी तरह से फ्लूइड का जो होल वेट होगा वो भी फ्लूइड के सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। तो सेंटर से हाइट ली जा रही है। अपर एंड पे पॉइंट 1 पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे यहां पे A1 कहा है और यहां पे हमारे पास जो फ्लूइड की स्पीड है उसे V1 का नाम दिया है। और इस फ्लूइड की स्पीड को मैं यहां पे डिस्कस कर भी सकता हूं। सपोज करें कि अगर फ्लूइड ने यहां पे डेल्टा x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन टाइम डेल्टा t, तो इस एंड पे जो हमारी फ्लूइड की स्पीड होगी उसे आप v1 लिख सकते हो, जो कि लिखी जा सकती है डेल्टा x1 ओवर डेल्टा t। और इधर से मैं अगर डेल्टा x1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो मेरे पास v1 इंटू डेल्टा t बनेगी। अब ये फ्लूइड फ्लो कैसे कर रहा है, जाहिर सी बात है इसके पीछे भी हमारे पास पाइप है और उसके अंदर फ्लूइड है। वो वाला फ्लूइड क्या कर रहा है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन एक स्मॉल सेक्शन मैंने कंसिडर किया है, इसके अंदर के फ्लूइड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। उस प्रेशर को मैंने यहां पे P1 कह दिया है, जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो करेगा। इसी फ्लूइड ने जब इस एंड पे मूव करना है तो इसके आगे भी तो पाइप है, तो वो पाइप इस फ्लूइड जो इस एंड पे है इसको आगे जाने से रोकेगा
और इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां भी एक प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है जिसे मैंने P2 कह दिया है। तो अपर एंड पे हमारे पास इस पाइप के बिहाइंड जो फ्लूइड है उसका प्रेशर P1 है, और लोअर एंड पे इससे जो बियॉन्ड, इससे आगे हमारे पास फ्लूइड है पाइप के अंदर, उसका प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे मैंने P2 कह दिया है। अच्छा, अब पहले मैं सारी बातें जो है वो अपर एंड पे करूंगा, फिर मैं लोअर एंड पे बात करूंगा। तो अपर एंड पे मैंने यहां पे जो स्पीड है उसे V1 कहा, और इस V1 स्पीड के साथ फ्लूइड ने सपोज करें कि डेल्टा T टाइम में डेल्टा X1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और इसको मैंने यहां पे कैलकुलेट भी कर लिया। इसी तरह से चले, मैं अगर पॉइंट 2 पे भी स्पीड को डिफाइन करना चाहूं तो उस स्पीड को मैं कह लेता हूं V2, और वो मेरे पास किसके बराबर होगी, अज्यूम करें कि यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो डेल्टा X2 है। तो इस तरह से डेल्टा X2 ओवर डेल्टा T लिखा जा सकता है। यानी ये ऑब्जर्वेशन जो ली जा रही हैं ये साइमल्टेनियसली ली जा रही हैं, एक ही टाइम में ली जा रही हैं। तो यहां भी मैंने टाइम को डेल्टा T ही कहा है, टाइम के साथ 1 या 2 नहीं लिखा। अच्छा, यहां से मेरे पास जो डेल्टा X2 है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, V2 इंटू डेल्टा T। तो मैंने दोनों एंड्स के ऊपर जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उन्होंने जो डेल्टा T टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर की है उस डिस्प्लेसमेंट को यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। अच्छा, मैं करना क्या चाह रहा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ फ्लूइड के फ्लो के हवाले से बातें की, तो फ्लो के लिए स्पीड को डिफाइन कर दिया। मैंने बेसिकली करना क्या है कि मैंने यहां पे इस फ्लूइड के ऊपर जो ये अंडर ऑब्जर्वेशन एक पाइप का स्मॉल सेक्शन है, इसमें जो फ्लूइड है इस पे वर्क डन को निकालना है, नेट वर्क डन को, और फिर इस वर्क डन की वजह से जो एनर्जी की चेंजेस आ रही हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा, और फिर फाइनली मैं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करूंगा। तो इसके लिए मुझे अब वर्क डन की तरफ आना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं अपर एंड पे बात करता हूं, एट पॉइंट वन के ऊपर जो वर्क डन है उसे अगर मैं सपोज करूं कि ये वर्क डन डेल्टा W1 है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख सकता हूं F डॉट डी। वर्क ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, F डॉट डी। और इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो फोर्स, अगर हमारे पास प्रेशर राइट साइड पे है तो फोर्स भी किस तरफ होगी, राइट साइड पे, क्योंकि प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर को फोर्स ओवर एरिया लिखा जा सकता है, और आसानी से आप फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हो जो किसके बराबर होगी, P इंटू ए। अगर मैं अपर एंड पे बात करूंगा तो प्रेशर यहां पे P1 है, एरिया यहां पे A1 है, और फोर्स की वैल्यू इस एंड पे हम ले लेते हैं F1, और ये फोर्स हमारी राइट साइड पे है, और इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी हमारे पास राइट साइड पे ही है। इस तरह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो बनेगा 0। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो एफ डी कॉज ऑफ 0, और कॉज 0 यहां पे 1 होगा, एफ डी कॉज 0 1 हो गया। अब एफ की जो वैल्यू है, क्योंकि यहां पे फोर्स को आपने F1 कहा है, तो फोर्स को तो मैं यहां पे F1 लिखूंगा, और डिस्प्लेसमेंट को यहां पे मैं डेल्टा X1 कह रहा हूं, तो इसकी जगह पे मैंने डेल्टा X1 लिख दिया। तो मैंने अपर एंड के ऊपर जो वर्क है उसे कैलकुलेट कर लिया, जो कि F1 इंटू डेल्टा X1 के बराबर है। डेल्टा X1 हमारी यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, फोर्स की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है P1 इंटू A1। तो मैं इस वैल्यू को अगर इधर यूज करूंगा तो P1 इंटू A1, और ये साथ डेल्टा X1 एज इट इज आ गया। ये भी हमने वर्क को प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया एट द पॉइंट 1। लेकिन जो डेल्टा X1 है उसको मैंने स्पीड की फॉर्म में पीछे एक्सप्रेस किया हुआ है, ये किसके बराबर है, V1 इंटू डेल्टा T। तो इस तरह से मैं अगर डेल्टा X1 की जगह पे लिख सकता हूं यहां पे V1 इंटू डेल्टा T, जो कि पीछे हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसको मैं V1 इंटू डेल्टा T लिख रहा हूं। ये चीज जो डेल्टा X1 के बराबर है इसको मैंने V1 इंटू डेल्टा T लिखा है। तो इस तरह से जो मेरे पास नेट वर्क डन आ गया पॉइंट 1 के ऊपर, वो है P1 A1 V1 इंटू डेल्टा T। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं। तो ये काम अभी हमने अपर एंड पे किया है, जिसकी वजह से फ्लूइड आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन अब जब फ्लूइड फ्लो करेगा
फ्लूइड तो पूरे पाइप के अंदर है, तो ये वाला जो इफेक्ट है वो यहां भी आएगा, तो यहां का फ्लूइड आगे जाना चाहेगा, लेकिन प्रेशर किस तरफ लग रहा है, वो तो लेफ्ट साइड पे लग रहा है। और इस प्रेशर को मैं अगर इस एंड पे लिखना चाहूं तो ये मेरे पास होगा फोर्स ओवर एरिया, लेकिन यहां पे फोर्स को F2 कर लो, और इस एंड पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे मैंने यहां पे A2 कहा है। एरिया डिफरेंट है, ऊपर वाइडर पाइप नजर आ रहा है, नीचे नैरो पाइप नजर आ रहा है, इसलिए एरिया के लिए डिफरेंट सिंबल है, तो यहां पे मैं इसको A2 लिख रहा हूं। इस तरह से F2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रहेगी P2 इंटू A2, तो ये फोर्स आ गई जो कि लेफ्ट साइड पे लग रही है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ज़ाहिर है फ्लूइड ने तो आगे की तरफ जाना है, तो फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास राइट साइड पे है, और ये डिस्प्लेसमेंट यहां पे डेल्टा x2 है, और फोर्स जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे है जो F2 मैंने कही है। इस तरह से इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो बनेगा 180 डिग्री। कितना एंगल आएगा? 180 डिग्री। तो अब अगर मैं एट पॉइंट 2 वर्क डन को डिस्कस करना चाहूं तो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास फोर्स भी आ गई और डिस्प्लेसमेंट भी मैंने मेंशन कर दी। तो इस तरह से अपर लोअर एंड जो पॉइंट 2 है इस पे जो वर्क होगा वो होगा F2 डॉट डेल्टा x2। तो ये मैंने वर्क की डॉट वाली फॉर्म लिखी है, इसे अगर मैं ओपन करूंगा तो यहां पे कॉस भी आएगा, F2 डेल्टा x2 कॉज ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और वो एंगल यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये कितना है? 180 डिग्री है, तो इसे मैं 180 डिग्री लिख रहा हूं। अब 180 डिग्री कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो इसे मैं -1 लिख रहा हूं। इस तरह से मेरे पास जो लोअर एंड पे पॉइंट 2 के ऊपर वर्क आएगा वो बनेगा F2 इंटू डेल्टा x2, और साथ माइनस भी आ रहेगा, माइनस साइन भी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होगी, ये माइनस यहां पे आ जाएगा। F2 की वैल्यू पुट कर दें, F2 हमारे पास P2 इंटू A2 है, ये भी मैंने यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है, F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2। तो फोर्स की वैल्यू मैंने P2 इंटू A2 लिख दी, और साथ हमारे पास ये माइनस साइन भी है, और इधर डेल्टा x2 आ गया। इस तरह से ये फॉर्म बनेगी, P2 विद माइनस साइन भी है, A2 और डेल्टा x2 की वैल्यू V1 V2 इंटू डेल्टा t लिखी जा सकती है, क्योंकि पिछली स्लाइड पे अगर आप जाते हैं तो उसमें मैंने ये डेल्टा x2 की जो वैल्यू है वो V2 इंटू डेल्टा t कैलकुलेट की हुई है स्पीड की फॉर्म में। तो इस तरह से मैंने डेल्टा x2 को रिप्लेस कर दिया V2 इंटू डेल्टा t, ये मेरे पास लोअर एंड पे वर्क की वैल्यू आ गई। अब दोनों एंड्स पे मैंने वर्क निकाल लिया, एक हमारे पास राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स की वजह से वर्क हुआ, और एक लोअर एंड पे लेफ्ट फोर्स की वजह से वर्क हुआ। ये वाला जो वर्क है ये फोर्स के अगेंस्ट है, और इधर जो वर्क है ये फोर्स की डायरेक्शन में है। अब मैं अगर टोटल वर्क निकालना चाह रहा हूं उसे मैं अगर डेल्टा W कह लूं तो वो मेरे पास इन दोनों का सम होगा, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2, इनको ऐड करना पड़ेगा। और अब वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा W1 की वैल्यू P1 जी बेटा, डेल्टा W1 की वैल्यू मेरे पास है P1 A1 V1 डेल्टा T, और इधर प्लस लगेगा, ऐड करना है, और डेल्टा W2 जो है वो नेगेटिव है, ये आएगा P2 A2 V2 और साथ डेल्टा T, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे P1 A1 V1 डेल्टा T, और इस तरह प्लस माइनस माइनस लिखेंगे इसको, और ये बनेगा P2 A2 V2 और डेल्टा T। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने प्रेशर, स्पीड और हाइट इन तीन फैक्टर्स के बिटवीन रिलेशन बनाना है, तो मैं जरा इतने ज्यादा इसके अंदर पैरामीटर आ गए हैं तो मैं इन पैरामीटर्स को रिड्यूस करूंगा। यहां पे एरिया भी आ रहा है, जबकि मुझे एरिया रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे प्रेशर, स्पीड और हाइट के बिटवीन रिलेशन बनाना है, और टाइम भी नजर आ रहा है, तो टाइम वाला फैक्टर भी यहां से स्किप करना है। उसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ आऊंगा, इसे मैं कह लेता हूं इक्वेशन नंबर
चलो 2 कर लेते हैं इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अगर बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें कहती है कि एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इन दोनों का प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, और ये है किसके बराबर? फ्लो रेट के बराबर है, जिसे आप वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड कहते हो, जो डेल्टा v ओवर डेल्टा t होगा। ये जो डेल्टा v है ये वॉल्यूम चेंज है, ठीक है, और इसके अंदर v जो है ये स्पीड है, v1 और v2 स्पीड है, जबकि डेल्टा v जो है ये हमारे पास क्या है? ये वॉल्यूम की चेंज है। अब अगर पूरी इक्वेशन को मैं डेल्टा t के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर क्या आएगा? v1 डेल्टा t इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भी आप अगर डेल्टा t से मल्टीप्लाई करते हो, इधर आपके पास a2 v2 और साथ डेल्टा t आ जाएगा, और इधर जब डेल्टा t से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा t इस डेल्टा t के साथ कैंसिल होगा और हमारे पास आ जाएगा यहां पे डेल्टा v। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि a1 v1 डेल्टा t ये भी किसके बराबर है? डेल्टा v के बराबर है। a2 v2 डेल्टा t ये भी किसके बराबर है? ये भी हमारे पास डेल्टा v के इक्वल है। इसमें देखो जरा, इस इक्वेशन के अंदर ये चीज क्या है? a1 v1 डेल्टा t, तो a1 v1 डेल्टा t किसके बराबर आ गया? डेल्टा v, वॉल्यूम चेंज के बराबर आ गया। इधर a2 v2 डेल्टा t, ये चीज भी किसके बराबर है? a2 v2 डेल्टा t, ये भी डेल्टा v के इक्वल है। तो इस तरह से अब मैं इस कॉन्सेप्ट को इक्वेशन 2 पे अप्लाई करूंगा। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, अगर मैं इक्वेशन 2 को लिखना चाहूं तो इक्वेशन 2 को लिखा जा सकता है यहां पे, ये क्या बनेगी हमारे पास? टोटल जो वर्क डन है डेल्टा W, ये हमारे पास आ जाएगा P1, और साथ ये जो ब्रैकेट वाली सारी चीज है ये डेल्टा V के बराबर, इसकी जगह पे मैं डेल्टा V लिख रहा हूं। इसी तरह से हमारे पास जो P2 है ये तो एज इट इज आ जाएगा यहां पे, और P2 के साथ ब्रैकेट वाली जो चीज है वो डेल्टा V के इक्वल है, तो इसको मैं डेल्टा V लिख रहा हूं। अब इन दोनों में से आपको डेल्टा V कॉमन है, तो P1 माइनस P2 और साथ में लिख रहा हूं डेल्टा V। अभी भी मुझे डेल्टा V तो नहीं चाहिए, वॉल्यूम चेंज तो चाहिए नहीं, मुझे प्रेशर, स्पीड और हाइट के बिटवीन रिलेशन बनाना है। तो अभी डेल्टा V को यहां से स्किप करूंगा। उसके लिए मैं डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने लगा हूं। डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर होती है? डेंसिटी हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर है, डेल्टा M ओवर डेल्टा V के बराबर है। और इधर से अगर मैं डेल्टा V की वैल्यू निकालूं तो डेल्टा V मेरे पास आ जाएगा डेल्टा M ओवर रो। हमारी बर्नौली इक्वेशन के अंदर डेंसिटी भी आएगी, इसलिए डेंसिटी को यहां पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वॉल्यूम को स्किप किया जा रहा है। फाइनल फार्मूला बनेगा तो वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम यूज करेंगे इक्वेशन 3 में, तो यूजिंग दिस रिलेशन इन इक्वेशन 3, तो अभी यूजिंग द रिलेशन इन इक्वेशन 3, जो भी रिलेशन मैंने अभी बनाया डेल्टा V के लिए उसको मैं इक्वेशन 3 के अंदर यूज करूंगा। तो बेटा यहां पे क्या बनेगा? ये हमारे पास जो डेल्टा W है इसकी वैल्यू आ रहेगी P1 माइनस P2, और साथ मेरे पास यहां पे आ रहेगा डेल्टा M ओवर रो। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहा हूं। ये मैंने भी आपको जो है वो टोटल जो नेट वर्क डन है उसको कैलकुलेट कर लिया डेंसिटी की फॉर्म में। डेंसिटी भी आ गई, प्रेशर भी इसके अंदर आ गया है, और हमारी बर्नौली इक्वेशन के अंदर ये फैक्टर्स आएंगे, प्रेशर और डेंसिटी वगैरह। अब आते हैं, जब ये वर्क होगा तो वापस जब फिगर की तरफ जरा देखें, इसमें क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, तो इस वर्क की वजह से स्पीड चेंज होगी। क्या चीज चेंज होगी? स्पीड। और अगर स्पीड में तब्दीली आती है तो डेफिनेटली यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो ये जो वर्क किया जा रहा है इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रही है, तो फिर मुझे काइनेटिक एनर्जी की चेंज को भी यहां पे डिस्कस करना है। तो दिस वर्क डन जो है, दिस वर्क डन चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी,
चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, और दूसरी एक और चीज आप देख रहे हो कि हाइट भी तो चेंज हो रही है। यहां पे हाइट ज्यादा है, इधर हाइट कम है, हाइट चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो मैं यहां पे दूसरा पॉइंट यहां पे लिखूंगा कि दैट आल्सो चेंजेस द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज कर रहा है। तो दो चीजें यहां पे जो है ये वर्क क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को भी और पोटेंशियल एनर्जी को भी। तो मैं दोनों की चेंज को फिर कंसिडर करता हूं। यहां पे मैं अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो वो मेरे पास क्या होगी, हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ, चूंकि मैस को मैं डेल्टा एम ले रहा हूं चेंज इन मैस के तौर पर, तो इधर मैं इसको डेल्टा एम ही पुट करूंगा, और साथ आ जाएगा v2 स्क्वायर। v2 हमारी लोअर एंड पे स्पीड है, फाइनल स्पीड है, तो हाफ एम वी स्क्वायर है बेसिकली। ऐसे ही फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो उसमें हमारे पास जो मैस है वो तो डेल्टा एम ही है, लेकिन स्पीड हमारे पास v1 स्क्वायर होगी। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब मैं आता हूं यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। उसके लिए भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बताएं इस एंड पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल, और यहां पे इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी यहां पे फाइनल थी, स्पीड यहां पे v2 थी, इसी वजह से हाफ एम v2 के लिखा, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी। और यहां पे स्पीड v1 थी, जो कि जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, जिसे मैंने हाफ एम v1 स्क्वायर लिखा। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी बात कर लेते हैं। यहां पे हाइट कितनी है, h2, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh2, वो फाइनल होगी, और इधर हाइट कितनी है h1, तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh1। तो mgh2 माइनस mgh1 ये हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो लेकिन मैस के लिए मैं डेल्टा एम यूज कर रहा हूं, डेल्टा एम, और साथ आ जाएगा GH2 माइनस डेल्टा एम GH1। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, इसमें डेल्टा एम और G, चलो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये मैंने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की चेंज जो है उसको भी यहां पे मेंशन कर दिया है। अब मैं बात करूंगा यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है कि हमारे पास जो टोटल वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू, इसकी वजह से एक तो काइनेटिक एनर्जी की चेंज है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की चेंज है। तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो ये एनर्जी की एक शक्ल दूसरी शक्ल में चेंज हो गई। वर्क भी तो एनर्जी की एक शक्ल है, तो एनर्जी की ये वाली फॉर्म जो वर्क वाली है ये काइनेटिक एनर्जी की चेंज और पोटेंशियल एनर्जी की चेंज के तौर पर हमारे पास अपीयर हो गई। इधर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। नेट वर्क डन की वैल्यू हमारे पास क्या है, P1 माइनस P2, और साथ इधर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एम ओवर रो, और इधर आपके पास है हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर। और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी की चेंज की वैल्यू वो हमारे पास डेल्टा एम GH2 माइनस डेल्टा एम GH1। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करने लगा हूं कि पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, रो ओवर डेल्टा एम के साथ, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है ना उसमें प्रेशर इंडिपेंडेंट होगा। तो प्रेशर को इंडिपेंडेंट करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को रो ओवर एम के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है विद रो ओवर एम के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है।
ये स्लाइड ऐड कीजिए। तो मैं P1 माइनस P2 यहां पे लिखा और साथ मेरे पास यहां पे क्या था, रो ओवर इक्वेशन जो थी मेरे पास, जो फाइनल मैंने बनाई थी, हाँ जी, P1 माइनस P2 और साथ था डेल्टा M ओवर रो, डेल्टा M ओवर रो, और इसको अब मैं रो ओवर M के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहली टर्म को मल्टीप्लाई किया, दूसरी टर्म हमारे पास यहां पे क्या थी, यहां पे था डेल्टा M G H2, इसको भी आपने रो ओवर डेल्टा M से मल्टीप्लाई करना है। फिर इससे नेक्स्ट टर्म थी डेल्टा M GH1, इसको भी हम रो ओवर M से मल्टीप्लाई करेंगे, रो ओवर डेल्टा M से। फिर जो नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हवाले से थी, वो मैंने चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी की टर्म लिखनी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म्स को लिख लेते हैं, हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म थी, इसको भी आपने रो ओवर डेल्टा M से मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस हाफ डेल्टा M V1 स्क्वायर, इसको भी डेल्टा M रो ओवर डेल्टा M से मल्टीप्लाई करेंगे। अब होगा क्या कि इसमें ये डेल्टा M से कैंसिल हो गया, रो से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी डेल्टा M से कैंसिल होगा, यहां भी डेल्टा M कैंसिल होगा, ऐसे ही डेल्टा M की कैंसिलेशन हो गई। बाकी जो टर्म्स बची इसको मैं लिख रहा हूं, मेरे पास P1 माइनस P2 आ गया, और इस तरफ कितना है, ये हमारे पास बचेगा इधर रो जी एच टू, और फिर माइनस रो जी H1 बचेगा इस टर्म के अंदर, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म में रो जी H2 बच गया। ऐसे ही अगर मैं इस टर्म में देखूं तो इस टर्म में मेरे पास क्या बच रहा है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर बच रहा है। और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको भी जरा ऑब्जर्व करें, तो इसमें हमें क्या मिला, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास बन रही है। अब हम क्या करते हैं, जो 1 वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे रखेंगे और 2 वाली टर्म्स को राइट साइड पे। तो मैं अभी इसमें P1 ऑलरेडी यहां पे है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस होगा, ये वाली टर्म भी इधर आएगी तो प्लस होगी, क्योंकि ये दोनों इस तरफ माइनस हैं। तो हमारे पास ये क्या फॉर्म बनती है, तो ये P1 प्लस ये आ जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, और ये माइनस P2 उधर जाएगा, ये प्लस होगा, ये P2 हो गया, और ऑलरेडी इसमें हाफ रो V2 स्क्वायर राइट साइड पे ये प्लस में है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, हाफ रो V2 स्क्वायर। और नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास ये रो जी H2 भी इसी तरफ है, ये भी प्लस में है, तो प्लस रो जी H2, ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन आ गई। और इसमें प्रेशर, स्पीड और हाइट ये चेंज हो रही है, यहां पे ये तीनों 1 है, इधर 2 हो गई। ये चीज क्या बता रही है, जैसे बॉयज लॉ को P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बोलते हो, तो वो चीज क्या बता रही होती है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। अगर आपके पास पहले 1 वैल्यूज हैं, बाद में 2 होके भी उनका जो प्रोडक्ट है वही आ रहा है जो 1 का है। ऐसे यहां भी इस पूरी एक्सप्रेशन का जो आंसर है, ठीक है, अगर आप इसमें किसी एक पैरामीटर को चेंज करते हो तो बाकी इस तरह से चेंज होंगे कि पूरी एक्सप्रेशन का आंसर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इन जनरल अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H। तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है इसका आंसर हमेशा फिक्स रहेगा। ये हमारी बर्नौली इक्वेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन रिलेट द प्रेशर, स्पीड एंड हाइट। तो अगर कहीं भी हम हाइट को चेंज करते हैं तो प्रेशर और स्पीड ऐसे चेंज होगी कि पूरी एक्सप्रेशन का आंसर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अभी आज हमने बर्नौलीज इक्वेशन की डेरिवेशन की है, बाकी अभी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इंशाल्लाह हम
कल डिस्कस करेंगे।